नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद, धामी सरकार के 6 मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत अन्य नेता शामिल हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशी का भी चयन कर लेगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसे पार्टी आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बद्रीनाथ में 60 किए थे, मंगलौर के लिए भी 60 किए थे। मंगलौर में क्या हुआ और बद्रीनाथ में क्या हुआ? केदारनाथ में 5 मंत्री पहले लगा दिए, अब 40 स्टार प्रचारकों की पूरी एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब 40 नहीं, ये ला करके मोदी जी को गुफा में बैठा करके धुनी भी रमवा दे हम। अब भोले बाबा इनकी बात समझ गए। भोले बाबा को भी इन्होंने बहुत ज्यादा ठगने का काम किया। 228 किलो सोना केदारनाथ के सारे लोग पूछ रहे हैं कहां गया। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के द्वारा ट्वीट करके दिए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसमें जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से हट जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी के इस बयान को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, बल्कि सरकार से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात को सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमेशा ऐसी बातें हमेशा किसी ना किसी चुनाव के समय में बोलते हैं और मेरी नजर में ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन वोट हो और हिंदू और मुसलमान में रिफ्ट हो, वही ओवैसी भी करते हैं। इसलिए मैं ओवैसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देश के नागरिकों को नागरिक की हैसियत से और नजर से देखना चाहिए, क्योंकि कानून धर्म देख के नहीं बनता, कानून नागरिकों के लिए बनता है और किसी भी कानून का इम्प्लीमेंट भारत के नागरिक के रूप में होना चाहिए और बीजेपी ऐसा नहीं करती। रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वो वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है। वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार करता है। अब वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मामले की सूचना तत्काल उद्यान विभाग को दे दी है। तो वहीं मामले को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे। वहीं लश्कर विधायक मोहम्मद शहजाद ने महाराजपुर में पहुंचकर संत शिरोमणि रविदास आश्रम में सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा
कि लक्सर विधानसभा में अभी उन्हें 2.5 वर्ष हुए हैं और 2.5 वर्ष में ही उन्होंने कई सड़कें बनवा दी हैं और कई सड़कों पर काम चल रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि जो महाराजपुर में संत शिरोमणि रविदास आश्रम में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, ये इस पूरे इलाके में मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें लोग दूर दूर से आकर भी अपनी सेवा देने का काम करेंगे। विश्वास नहीं करता, काम करने में विश्वास करता हूँ। अभी 2.5 साल हुए हैं और 2 साल का ही बजट समझ लो कि लग पाया है। जब मुझे 5 साल हो जाएंगे तो मुझे बताना कि बड़ा काम कोई बचा है। बड़े काम कराने का आदी हूँ, बड़े काम करा रहा हूँ। मैं किसी का निजी काम घरों में कराने का काम नहीं करता हूँ। ये काम जिसका शिलान्यास हो रहा है, ये भी एक बड़ा काम है और बड़े समाज का काम है। यहाँ इस आश्रम में पूरे जिले का दलित समाज आता है और सबके लिए ये खुला रहेगा। प्रदेश में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर मलिन बस्तियों को लेकर राहत भरी खबर है। शहरी विकास विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2021 में संशोधन किया है। सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि साल 2018 में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में मौजूद सभी मलिन बस्तियों को हटाने और बस्तियों में रह रहे लोगों को हटाकर कहीं और पुनर्वासित करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें अध्यादेश का कार्यकाल 3 साल के लिए था। धामी सरकार ने अध्यादेश को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा अगला मद भी ये शहरी विकास विभाग का मद है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके और संशोधन उसमें किए गए, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष थी, उसको 9 वर्ष किया जा रहा है, उसको लागू करने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद पौड़ी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा जिला पंचायत सदस्यों का धरना स्थगित हो गया है। इसको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि समस्याएं हल नहीं होने पर फिर से धरना शुरू किया जाएगा। बता दें कि पौड़ी में बीते 8 दिनों से जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से खफा सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे जिला पंचायत के सदस्य बीते वित्तीय वर्ष की केंद्र और प्रदेश सरकार के दिए गए बजट का शासनादेश और बजट को किन जिला पंचायत क्षेत्र में दिया गया, उसकी जानकारी देने सहित अभियंता और कार्यधारी के पद पर नियमित अफसरों को तैनाती की मांग कर रहे हैं। 8वां दिवस आज हमारा धरने का रहा और 6 सूत्री हमारी मांगे थी। उसमें से अधिकांश जो मांगे थी वो शासन स्तर की मांगे थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्ट कर्मचारी की हमने निलंबन की मांग की थी वो हमारी पूरी हो चुकी है और थर्ड पार्टी जांच के भी आदेश जारी होने वाले हैं, जिसमें जो भी दोषी करार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कल हम सचिव साहब को मिले थे तो उनके आश्वासन से ही हम लोग आश्वासन जब उन्होंने किया तो हम लोग वापस आए और जो एक मांग हमारी मुख्य मांग थी कि त्रैमासिक बैठक की, वो माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज पूरी की जा रही है। उन्होंने 12 तारीख का रोस्टर हमको जारी किया है कि 12 तारीख को हमारा सदन बैठेगा और जो भी हमारी तमाम सारी जो समस्याएं होंगी सदन के माध्यम से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। क्या कुछ अभी मैं वही आपसे वार्ता कर रहा हूँ कि थर्ड पार्टी जो जांच सचिव साहब ने कहा है उसके आधार पर और लोग जो दोषी करार होंगे वो उन पर कार्रवाई होगी। हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे थे। तो उनकी जो शासन स्तरीय जो मांगे थी तो वो आज पूरी हो चुकी है और जो हमारे स्तर की जो उनकी मांग थी तो वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और एक त्रैमासिक बैठक जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि त्रैमासिक बैठक नहीं हुई है तो उसका भी हमने रोस्टर जारी कर दिया है और 12 तारीख को हमारा सदन बैठेगा। उसमें सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य प्रतिभाग करेंगे और एक परिवार है, हमारा जिला पंचायत का एक परिवार है और परिवार में मतभेद होती है लेकिन मनभेद नहीं होता, तो परिवार में ये तो चलता रहता है। और आज मैं यहाँ पर अपने सभी सम्मानित सदस्यों को धरना करवाने यहाँ पर आई हूँ और सभी हमारे सदस्य हमारे साथ हैं। यहाँ पे सम्मानित सदस्यों की जो मांग थी तो शासन स्तर से पूरी हो गई, मैं कह चुकी हूँ।
प्रदेश के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को दीपावली पर्व से पहले ही चालू माह के वेतन और पेंशन का भुगतान होगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल में इस संबंध में प्रस्ताव नहीं आने से कर्मचारियों में पैदा मायूसी खुशी में बदल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में पत्रावली को स्वीकृति दी और वित्त विभाग को शीघ्र आदेश जारी करने को कहा। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, कोषागार निदेशक और सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दीपावली को लेकर मिठाई की भारी डिमांड को देखते हुए अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने प्रसिद्ध बाल मिठाई को बाजार में उतारा है। दुग्ध संघ आंचल के मिल्क बार, एटीएम वैन और एजेंटों के जरिए बाल मिठाई लोगों तक पहुंचाएगा। दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने पाताल देवी स्थित दुग्ध संघ कार्यालय में आंचल बाल मिठाई को लॉन्च किया है। खोलिया ने कहा कि बाल मिठाई व चॉकलेट को आंचल के शुद्ध घी से तैयार किया जाएगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर क्षेत्र में आंचल के उत्पादों को भारी मांग है। अल्मोड़ा और बागेश्वर के उपभोक्ताओं को 400 रुपये प्रति किलो की दर पर आंचल बाल मिठाई और चॉकलेट उपलब्ध कराई जाएगी। अपने आंचल डेयरी पूर्व में जब मैं 2009 से बाहर में था तब भी मैंने अल्मोड़ा की जो हमारी ऐतिहासिक बाल मिठाई जो देश विदेशों में फेमस है इसको चालू किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने दोबारा इसको लॉन्चिंग जो है किया है। और इससे एक तो क्या है जो हमारे अल्मोड़ा के नाम से जो जाना जाता है बाल मिठाई, तो इसको लॉन्चिंग करेंगे और इससे हमारा जो दूध सरप्लस दूध है ये दूध भी यहाँ रुकेगा। ऋषिकेश में एम्स के निकट सवारियों को लेकर टेम्पो और ई ऑटो चालकों के बीच विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्पो वाले ई ऑटो को हरिद्वार की सवारी बैठाने से रोक रहे हैं, जिसका ई ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर टेम्पो चालकों का कहना है कि वो कई सालों से एम्स से हरिद्वार की सवारी ले जाने का काम कर रहे थे। ई ऑटो एम्स से लेकर लोकल सवारी बैठा सकते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्हें के स्टैंड से अगर ई ऑटो वाले हरिद्वार की सवारी बैठाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि एम्स के बाहर टेम्पो चालक गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं उपाध्यक्ष रामझूला मुर्गी थी। ये यहाँ पे हमारी संस्था की गाड़ियाँ लगभग 10 वर्षों से लगातार चली आ रही हैं जो हरिद्वार के लिए सवारी लेके जाती है। अभी कुछ 3-4 दिनों से लोकल ऑटो, ई ऑटो यहाँ से लगातार लोकल भी चलते रहे शुरू से और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल चले, हमारा कोई उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन जो हमारे स्टैंड की गाड़ी के नंबर की जहाँ गाड़ी चलती है वहीं से ये लोग हरिद्वार की आवाज़ मार के उसमें विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। वीरेंद्र भार्गव, जयपुर विशाली ऑटो यूनियन से अध्यक्ष महोदय, हमारी गाड़ियाँ 14 अगस्त से बंद कर दी गई थी। सबसे लास्ट चारा हमारा ये था कि हम एम्स से एक पुलिया पे गाड़ी, वहाँ विक्रम स्टैंड भी बताया गया इन्होंने विक्रम मोड़ में, उससे काफी दूरी पर लगाया ताकि एक ऑटो हमारा खड़ा होगा, जहाँ की भी सवारी मिलेगी हम चलेंगे। इससे हम प्रशासन को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। विक्रम वालों का कहना है कि ये लोकल चलेंगे, लोकल के अलावा नहीं चलने देंगे। हमने 5 दिन से गाड़ी लगा रहे थे, आज अचानक आकर के इन्होंने बैनर भी लगा दिया और आप देख रहे हो कि कितनी पब्लिक भीड़ खड़ी है कि विवाद के उससे आए थे। हम विवाद नहीं चाहते और प्रशासन से भी हमारी विनती है कि हमें चलने की अनुमति दी जाए। तो वहीं भीमताल में पुलिस और प्रशासन की आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच निजी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मैदान में उतरते हेलीकॉप्टर को देख वहां खेलते बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के विदेशी पायलट को निर्धारित जगह के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि भीमताल में पिनेकाल एयर प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर की विकास भवन हेलीपैड में उतरने की व्यवस्था की गई थी। हेलीकॉप्टर में पायलट हाईको ब्रांडेड कैप्टन राजेश सौखंड थे और एक जाने माने सांसद के नेतृत्व में पीएमओ के विशेष गेस्ट थे।
पे हम सब अपने साथ वाले क्रिकेट खेल लेते तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ देखा। हमें लगा ये विकास भवन की तरफ जाएगा, पर अचानक से ये हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा। तो जैसे ही वो हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा, हम लोगों ने ग्राउंड छोड़ के हम लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागे और काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी जिससे कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर यहीं लैंड हुआ। इंदिरानगर इलाके में पानी के अधिक बिल आने पर लोग भड़क गए हैं। लोगों ने जल संस्थान के कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। लोगों ने अधिक आए हुए बिलों को गलत बताते हुए बिलों को ठीक करने की मांग की और कहा, जब तक बिल ठीक नहीं होंगे तब तक बिल जमा नहीं करेंगे। जल संस्थान के अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। लोगों ने आरोप लगाया कि जल संस्थान पानी के बिल गलत भेज रहा है। नए कनेक्शन का पहला बिल 450 से 500 के बीच लोगों के घरों में पहुंचाएगा, लेकिन दूसरा बिल 9,000 से 10,000 तक पहुंच रहा है, जो कि जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही है। कहना है कि हम ये बिल नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे बिल जो है ज्यादा आ रखे हैं, लेकिन जो बिल भेजे गए हैं वो मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग जितना जिससे कंजप्शन करा है उसके अकॉर्डिंग बिल भेजे गए हैं। बाकी हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके इसमें कोई निर्णय आएगा, प्रस्ताव बना करके भेज देंगे। कुछ आता है निर्णय तो फिर उसके हिसाब से बिल जमा करवाएंगे। अभी फिलहाल के लिए यही बात ये है कि अभी इन्होंने हमारे क्षेत्र में नए कनेक्शन करे तो अभी जो हमारा लास्ट बिल आया था वो लगभग 430 रुपए का आता था। तो अभी नया कनेक्शन मतलब नया बिल जो आया है नए कनेक्शन पे वो तुरंत ही किसी का 9,000 का बिल आ रखा है, किसी का 10,000 रुपए का बिल आ रखा है। तो ये हमारे क्षेत्र के लोग मेरे साथ में आ रखे हैं, बेचारे सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इनकी परेशानियों को लेकर के हम यहाँ पे जल संस्थान कार्यालय में आए हैं और जो एई है यहाँ के उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे आग्रह करा कि भाई जो हमारे नए बिल आ रखे हैं ये इनमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, इन बिलों को आप वापस लो। जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में औचक निरीक्षण किया है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की। वहीं जिलाधिकारी ने बाहर की दवाइयां न लिखने को कहा, तो वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद एक कर्मचारियों को काफी फटकार भी लगाई और प्रभारी डॉक्टर अनुपमा से कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया है और सभी जो भी यहाँ के जितने भी सेक्शंस हैं और डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया गया है और जो लोग उपस्थित नहीं पाए हैं उनका भी शो कॉज के लिए मैंने बोला है और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनका ऑनलाइन सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी यहाँ पे प्रभारी हैं कि तत्काल इस पे से कार्रवाई करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना। सफाई व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी हमारे सुरक्षा के संयंत्र लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा खड़ंजा मार्केट में जाम और अतिक्रमण की समस्या से समाधान को लेकर नगरपालिका परिषद में निवर्तमान सभासद नीरज रस्तोगी के नेतृत्व में व्यापारियों की अधिशासी अधिकारी और बाजार चौकी इंचार्ज पंकज मेहर के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी त्योहार धनतेरस, दिवाली, भैया दूज को देखते हुए अतिक्रमण, बाइक वाहन पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वालों का 5,000 रुपए कोर्ट चालान और वाहन से इसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। से कल मुलाकात के बाद आज अधिशासी अधिकारी नगरपालिका एवं पुलिस चौकी इंचार्ज बाजार चौकी इंचार्ज पंकज मेहर जी के साथ हम लोग की आज बैठक हुई है, जिसमें व्यापारी मौजूद रहे। इसमें खड़ंजा मार्केट सबसे ऐसा व्यापार है कि उसमें सभी प्रकार का व्यापार उस मार्केट में रहता है और अच्छी व्यवस्था आगामी त्योहारों को लेकर, दीपावली, भैया दूज, धनतेरस को लेकर व्यापार में काफ़ी रस रहता है, जिसको लेते हुए प्रशासन ने कई कड़े नियम बनाए हैं और उससे लगभग हम व्यापारी सहमत हैं और उनका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ हमारे व्यापारी बंधु पालिका में आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि खड़ंजा रोड पे जो जाम की स्थिति होती है उससे आम जनता को परेशानी हो रही है, तो उसे देखते हुए यहाँ पर वार्ता हुई जिसमें हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी मौजूद रहे और उप जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और व्यापारी बंधुओं से जो वार्ता हुई उसके अनुसार खड़ंजा रोड पे आने जाने
वाले वाहनों को रोकने के लिए चैन का प्रबंध किया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 7 बजे तक रहेगी। उस दौरान कोई भी वाहन खरंजा रोड में प्रवेश नहीं करेगा और जो हमारे फल व्यवसायी खरंजा रोड पे व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए एक पीली पट्टी की व्यवस्था की गई है। वो अपने जो फल लगाएंगे वो 4 फीट के दायरे में ही। में वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने गए किसानों को एमआई ने बाहर जाने को कहा, जिस पर भड़के किसानों ने दफ्तर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद एमआई के माफी मांगने पर भी किसानों ने धरना खत्म नहीं किया, जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार को मांग पत्र देकर एमआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि धान खरीद पोर्टल पर तकनीकी खराबी के चलते पोर्टल किसानों का रकबा कम दिखा रहा है, इससे किसानों को दिक्कतें आ रही है। इसको लेकर भाकियू युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह के साथ किसान वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे। जिस दिन से धान तौल चालू हुई उस दिन से पोर्टल में बता रहे हैं कि दिक्कत है। चलो किसान भी उस चीज को समझ रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, पर उसके बावजूद आज यहाँ कोई नई इंस्पेक्टर मैडम आई हैं, उनका व्यवहार बहुत गलत था। उन्होंने किसानों को बड़े अपशब्द कहे हैं कि आप यहाँ से ऑफिस से बाहर जाइए, ऐसी ऐसी बातें कही हैं, जिसे लेकर हमें सूचना मिली तो हम भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। जो इनका अधिकारियों का व्यवहार है वो बहुत हमें आज यहाँ गलत देखने को मिला, क्योंकि ऑफिस किसानों का, अगर किसान यहाँ नहीं आएगा तो कौन आएगा। किसानों के धान खेतों में पड़े हैं, काम ये अधिकारी कर नहीं रहे। अगर कोई किसान अपनी परेशानी लेकर आ रहा है तो उसे धमकियां दे रहे हैं, FIR करवा देंगे अगर आप हमारे ऑफिस में घुसे। तो भाई ऑफिस हम है, किसान नहीं आएंगे तो हम ये अधिकारी से पूछ रहे हैं आएगा कौन, किनका काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसी हमारे SMI साहब से बात हुई है, SMI साहब भी कुछ कहते हैं, हमें जो जवाब है स्पष्ट नहीं देते हुए नजर। आज 10 दिन से परेशान हो रहे हैं, जो हमारी खतौनी ऐड नहीं हो रही थी। हम इसी वजह से आज यहाँ का अंदर कार्यालय में आए थे। आज कोई नई मैम आई हैं, उनसे जब वार्तालाप करें, उनका जो किसानों के प्रति बिहेव जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये तो मत पूछिए आप, लेकिन ये है कि उनका बिहेव कुल मिला के किसानों के प्रति सही नहीं है। हमारा तो यही है निवेदन है SMI से कि इसको यहाँ से छुट्टी करके कहीं और भेज दिया जाए। हमको ऐसे जो है कर्मचारी नहीं चाहिए। सब कह रहे हैं कि हम ठीक है, इनको हम कहीं और भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।